हाँ, इस एपिसोड में हम, जैसा कि आप जानते हैं, इस एचआईवी वायरस के बारे में बहुत कुछ अभी तक बता दिया गया है। और यहाँ पर अब हम मैनेज करेंगे प्रेग्नेंट महिला में एचआईवी की पॉसिबिलिटी, और अगर है संक्रमित तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। इन्हीं सब पर हम डिस्कशन करेंगे इस एपिसोड में। तो इसमें जो पहला पॉइंट बताया गया है, एंटीनेटल केयर, यानी जन्म के पहले गर्भावस्था जिसको आप कहते हो, उसमें अगर एचआईवी की प्रॉब्लम है या संभावना है तो उसे हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम मैनेजमेंट की पहली उपाय जो व्यवहार में लाएंगे वो होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एचआईवी का टेस्ट करें, और उसके अलावा अगर और भी कोई एसटीडी की प्रॉब्लम है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज की प्रॉब्लम है तो पहले उसकी जांच करके ये क्लियर करें कि इसमें है क्या, ये वास्तव में एसटीडी की कोई अन्य बीमारी है या वास्तव में एचआईवी का संक्रमण है। तो ये पहले हमें निर्धारित कर लेना चाहिए। और जब ये क्लियर हो जाए कि ये एचआईवी पीड़ित ही है, संक्रमित ही है, या कोई अदर एसटीडी की प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उस गर्भवती महिला को हमें तुरंत बिना देर किए हुए प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम शुरू कर देना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का विलंब या लेट महिला के लिए नुकसानदायक हो सकता है, घातक हो सकता है। तो इसमें जो दूसरी उपाय बताई गई, एचआईवी संक्रमित महिला की देखभाल विशेष रूप से करनी चाहिए। अगर ये मालूम हो गया, क्लियर हो गया है, डायग्नोसिस बन गई कि हाँ ये जो प्रेग्नेंट महिला है ये वास्तव में एचआईवी संक्रमित महिला है, तो उसकी देखरेख एक साधारण महिला या किसी अन्य बीमारियों में जो हम उसकी देखभाल करते हैं उससे हट करके उसकी हमें विशेष रूप से देखभाल केयर करनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो उसके लिए और विशेष बातें हो सकती हैं उसको व्यवहार में लाना चाहिए। नंबर 3, एचआईवी संक्रमित महिला को संतुलित आहार के अतिरिक्त आयरन, फॉलिक एसिड एवं कैल्शियम की भरपूर आपूर्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एचआईवी महिला को हमें फर्स्ट तो बैलेंस डाइट की व्यवस्था करनी ही चाहिए, और चाहे ये जैसे भी हो, उसकी इकोनॉमी चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसके संक्रमण के हिसाब से या उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से ये हमें करना ही पड़ेगा। तो उसे हम पहले क्या करेंगे, उसे बैलेंस डाइट की व्यवस्था करेंगे और हर हाल में करनी होगी। इसके अलावा हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि उसके बॉडी में आयरन का लेवल क्या है, फॉलिक एसिड का लेवल क्या है, कैल्शियम का लेवल क्या है। तो इसकी प्रॉपर सप्लीमेंट की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। अगर इसमें चूक हुई तो फिर महिला के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। नंबर 4, महिला को ये हमेशा काउंसलिंग करना चाहिए, इस बात के लिए एग्री करना चाहिए या ऐसी इसके लिए हमेशा उसे इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने मन से इस भय को निकाल दे कि वो एचआईवी संक्रमित है। जैसे सामान्य अगर वो प्रेग्नेंट महिला एक लाइफ जीती है, उस तरह से उसकी सोच में परिवर्तन लाना होगा और उसको इनकरेज करना होगा, और हमेशा उसके ये चेयरफुल एटमॉस्फेयर में उसे रखना पड़ेगा। किसी भी तरह का स्ट्रेस या तनाव उस महिला की प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। तो इन परिस्थितियों से निकालकर उसे हमें एक ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में रखना होगा जहां वो हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करे और तनाव रहित हो। 5वां उपाय जो बताया गया, संक्रमित महिला एवं उसके पति को गर्भस्थ शिशु या नवजात में इन्फेक्शन के फैलने के बारे में उचित विचार विमर्श कर ये गर्भ समापन की भी सलाह देनी चाहिए। तो इसमें हम करते क्या हैं कि उस दंपति को, उस पेयर को, यानी प्रेग्नेंट महिला और उसके हस्बैंड दोनों को एक जगह बैठा करके इस बात के लिए एग्री करते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि अगर ये बच्चा पेट में जो पल रहा है वो भी इन्फेक्टेड हो गया तो स्थिति बहुत खराब होगी, या फिर अगर वो पैदा भी हो जाता है सकुशल और इन्फेक्टेड है, संक्रमित बच्चा ही पैदा होता है,
तो उससे बढ़िया है कि अगर तुम दोनों एग्री हो जाओ तो इसका मेडिकल ये टर्मिनेशन कर दिया जाए। तो इस तरह की सलाह दे करके दोनों को मोटिवेट करके और एक तीसरे असंक्रमित बच्चे की से बचा जा सकता है। नंबर 6, प्रत्येक ट्राइमेस्टर में CD4 एवं T लिम्फोसाइट की संख्या को काउंट कर संक्रमण की गंभीरता के बारे में जान लेना चाहिए। इसमें हम करते क्या है, CD4, ये CD4 कुछ नहीं है, यह WBC की ही एक वेराइटी है और ये जो हेल्पर टी सेल होती है ये लगभग उसी तरह की सेल होती है। तो ये इसके काउंट से पता लग जाता है कि वो स्पेसिफिक व्यक्ति में इसकी संख्या क्या है, जो उसकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में मदद मिलती है। अगर इसकी संख्या कम है तो उसकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। अगर इसकी संख्या सही है, नॉर्मल कंडीशन में है या थोड़ा कम बेसी है तो गंभीरता का भी पता लगेगा। लिम्फोसाइट आप जानते ही हैं, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में मदद करती है। तो हमें इसकी जांच करके प्रत्येक सेमेस्टर में इसकी काउंट होनी चाहिए। तो इससे पता लगता है कि रोग की गंभीरता किस लेवल पर है उस महिला में। वे रहा ये पहला एंटीनेटल केयर, अब दूसरा है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये रिट्रोवायरल कहा जाता है HIV को। तो इसके अगेंस्ट वह थेरेपी हमें देना होगा प्रेग्नेंट महिला को, जिससे इसके गंभीरता को कम किया जा सके। यह थेरेपी गर्भवती महिला में वायरस की गंभीरता को कम करने में मदद करती है तथा गर्भस्थ शिशु में इसके पॉसिबिलिटी को, संभावना को, संक्रमित होने की संभावना को भी कम करने में मदद करती है। इस थेरेपी को प्रसव के बाद भी हम, ये तो प्रेगनेंसी में हमें स्टार्ट कर देना होगा, जैसे ही क्लियर हो जाए इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए इसकी दवाओं को। और हम तब तक इसको नहीं बंद करेंगे जब तक प्रसव, सकुशल प्रसव हो नहीं जाता। और उसके बाद जो प्रसूति काल होता है, जिसको हम पेरियम बोलते हैं, तब तक लगातार इसका प्रयोग होना चाहिए। और इस थेरेपी में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, संक्रमित महिला के हिसाब से इन दवाओं का सिलेक्शन आपको करना चाहिए। तो ये जो है पहला है न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। यह एक ग्रुप है जिसमें ये दवाएं होती हैं, जिनका नाम है ज़िडोबुडीन, लैमीबुडीन, डिडाइनोसिन एंड स्टेबुडीन। ये 4 दवाएं होती हैं, इनका प्रयोग हमें उसमें करना चाहिए। फिर इसमें जो दूसरा है प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज का मतलब एज माने एंजाइम, प्रोटियो माने प्रोटीन, वह एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। इनहिबिटर माने उसको ब्रेक कर दे, रोक दे। तो ऐसे ये एक ग्रुप बनाया गया है ऐसी दवाओं का जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को के एक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं, रोक कर देते हैं, चेक कर देते हैं, जिससे सेल के टूटने का काम रुक जाता है या कम हो जाता है। तो इसमें भी ये देखिए 4 दवाओं का नाम दिया गया है, सेकिनावीर, इंडिनावीर, नेल्फिनावीर, रिट्रोनावीर। तो ये 4 दवाएं इसमें भी आती हैं। अब पेशेंट की नीड कैसी है या उसकी कंडीशन कैसी है, उसके अनुसार हमें ये सारी दवाओं का यूज करना चाहिए। और इसके अलावा अभी इसमें एक C ग्रुप आता है जो काफ़ी लंबा है, और उसको हम अब अगले एपिसोड में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।